अपना परिचय दीजिए। मैं रूपनारायण शर्मा, STS TU मोहन बड़ौदिया। कार्य करते हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं? मैं TU मोहन बड़ौदिया में सारा टीवी का प्रोग्राम संचालन करता हूँ, देखरेख करता हूँ और उसको व्यवस्थित तरीके से संचालन करने में भूमिका निभाता हूँ। तो सर, हम आपसे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जानकारी चाहेंगे, जो कि भारतीय समाज में एक अति गंभीर समस्या है। तो इससे संबंधित प्रश्न कुछ हम आपसे करेंगे, तो कृपया आप उसके बारे में जानकारी दें कि टीबी के निदान और उपचार की प्रक्रिया के बारे में समझाइए, जिससे आम लोगों को समझ आ सके कि इसकी कितनी गंभीरता है। टीबी एक संक्रमित बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा होती है और टीबी के लक्षण ये है कि 3 सप्ताह तक लगातार खांसी चलना, खांसी के बाद बुखार, खकार आना, खकार में कभी कभी खून आना, भूख नहीं लगना, वजन कम होना, रात में पसीना आना। ऐसे लक्षण यदि दिखाई देते तो हम तत्काल उनकी स्पुटम की जांच कराते हैं और टीबी पॉजिटिव होने पर उनको 6 माह तक टीबी की दवाई दी जाती है किसी भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की देखरेख में। टीबी के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जाती हैं? टीबी उन्मूलन के लिए समय समय पर सभी संभावित टीबी मरीजों के लिए ACF एक्टिव केस फाइंडिंग सर्वे किया जाता है और नई तकनीक से जो डार्ट्स है इसके माध्यम से दवाई दी जाती है और नई प्रोसीजर से जो जांच है, टू नाट है, सीबी नाट है, माइक्रोस्पेटिंग है और अन्य प्रकार की जांचें की जाती है। आमतौर पर टीबी के निदान के लिए कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता होती है? स्पेशली एक तो माइक्रोस्कोपी में जिससे खकार की जांच होती है, फिर उसके बाद अभी टू नाट और सीबी नाट, ये तो पल्मोनरी टीबी के लिए होती है। इसके अलावा एस्ट्रोपल्मोनरी में मोल्टेक टेस्ट होता है, टीबी गोल्ड होता है, अन्य प्रकार की USG भी होती है, सोनोग्राफी वगैरह होती है जो शरीर के अन्य भाग में टीबी होती है उसके लिए की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई टीबी का मरीज होता है तो कैसे पता लगाया जाता है और उसको कैसे दवाई दी जाती है? ग्रामीण क्षेत्र में समय समय पर एक्टिव केस फाइंडिंग के हिसाब से आशा के माध्यम से सर्वे किया जाता है और उसमें जो भी संभावित टीबी मरीज लगते हैं उनका स्पुटम लेते हैं, स्पुटम का कलेक्शन करवा करके जांच करवाते हैं। पॉजिटिव आने पर उनको तत्काल टीबी का इलाज मुक्त चालू किया जाता है। स्पुटम कलेक्शन के लिए कौन कौन सी सामग्री आशाओं को उपलब्ध कराई जाती है? स्पुटम कलेक्शन के लिए हमारे पास फाल्कन ट्यूब है और कंटेनर है, इसके माध्यम से हम सप्लाई करते हैं आशा को और आशा जो संभावित मरीज रहता है उसका ऑन स्पॉट लेती है और सुबह मॉर्निंग का लेती है। तो सर, ये बताएं कि फाल्कन ट्यूब और कंटेनर में क्या अंतर होता है? फाल्कन ट्यूब में स्पेशली जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अंदर आता है कि जो संभावित मरीज टीबी होने का लिए उसके लिए उसमें 1 मिलीग्राम के हिसाब से निकालते हैं और कंटेनर जो तत्काल ऑन स्पॉट जैसे भी आता तो उसके हिसाब से देते। MDR टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस और XDR टीबी क्या है और क्या अंतर है इनमें इलाज में? MDR टीबी ये है कि जब पेशेंट को हम बार बार दवाई देते और वो पूर्णतया से दवाई नहीं खाता है या बार बार उसको बीच में छोड़ देता है, गैप मार देता है, जितनी बताई जाती है उतनी दवाई नहीं खाता है, तो हमारा जो मेन दवाई है उस पर रिफामाइसिन वो रेसिडेंट कर जाती है और वो दवाई उस पर काम नहीं करती है। इसकी फिर हम जांच भेजते हैं लाइन में, जब वो जांच पॉजिटिव आती है तो मेन दवाई के अलावा अतिरिक्त अन्य एंटीबायोटिक वगैरह और भी उसको दी जाती है, उदाहरण के लिए लेवोफ्लैक्सिन वगैरह और भी दी जाती है। टीबी के मरीज का इलाज किन किन विधियों द्वारा किया जाता है? टीबी के मरीज का इलाज तो डॉट्स के माध्यम से किया जाता है और डॉट्स की दवाई जो हम 5 माह 18 दिन तक देते हैं उसमें 2 प्रकार रहती है, IP और CP। IP 56 दिन की रहती है, CP 112 दिन रहती है, कुल मिला करके 118 दिन की दवाई दी जाती है। तो डॉट्स की जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, ये कौन उपलब्ध कराता है? डॉट्स की जो दवाई है वो गवर्नमेंट के माध्यम से आती है, DDC में जिला क्षय केंद्र में आती है, जिला क्षय केंद्र में प्रत्येक टीबी यूनिट में जाती है। टीबी यूनिट से हम प्रत्येक PHI और HWC तक उस दवाई को पहुंचाते हैं, आशा के माध्यम से डायरेक्ट उसमें पहुंचा देते हैं। आपने पिछले किसी टीबी नियंत्रण कार्यक्रम में क्या भूमिका निभाई है, कृपया विस्तार से बताएं। मैं विगत 2016 से टीबी प्रोग्राम कर रहा हूं और जब से आज तक तो वैसे तो जो प्रोसीजर उसमें बहुत अंतर आया है। पहले सिर्फ माइक्रोस्कोपिक जांच होती थी, आज टू नाट से होती है, सीबी नाट से होती है और अब बड़ी जांचें भी जो बाहर भेजते हैं, हम लोग भोपाल या इंदौर भेजते हैं। किसी भी प्रकार से टीबी की मरीज को उसकी जो चीज़ें जांच से बाहर निकाल के लाते हैं, उसको ट्रीटमेंट देते हैं और पूर्णतया ठीक होने के लिए उसको गाइडेंस देते हैं, समझाई देते हैं। टीबी के मामलों की निगरानी और रिपोर्टिंग में आपने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया है और उन्हें कैसे सुलझाया है?
निगरानी में तो क्या है कि अधिकतर गांवों में क्या टीबी एक ऐसी बीमारी है जो लोग उसको छुआछूत की मानते हैं, समाज के लिए घृणा का विषय रहता है, इसलिए लोग बताते नहीं हैं। पर हम लोग को तो पता चल ही जाता है, क्योंकि यदि व्यक्ति बाहर से भी आता है तो वो दवाई तो हमसे ही लेगा, इसलिए हम लोग उसको घर पर जा करके उसकी काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, आशा के माध्यम से समझाते हैं कि भाई दवाई लेना जरूरी है और आप ट्रीटमेंट यदि पूर्णतः लेंगे तो 100% ठीक होंगे। इन समस्याओं के लिए हम आशा वगैरह को इनको भी ट्रेन करते हैं, CHO के माध्यम से भी जानकारी करते हैं, गाँव में ग्राम पंचायत के माध्यम से लोगों को समझाते हैं। क्या कोई पेशेंट इलाज लेने से मना भी करता है? हाँ, कुछ लोग मना इसलिए करते हैं कि उनको ऐसा लगेगा गांव में भाई इसको टीबी हो गई है, इसलिए वो थोड़ा सा मना करते हैं, या फिर पूर्ण जानकारी नहीं होती, इसलिए हम लोग उसको काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं भाई कि यदि टीबी पॉजिटिव आई है तो 100% ठीक होना, नहीं तो वो क्या परिवार में अन्य लोगों को भी फैलाएगा, इसलिए उसको समझाना पड़ता है। बहुत सारे तरह। आपने अब तक कितने टीबी के रोगियों की उपचार और देखरेख किया है? मैं 2016 से अभी तक टीबी में लगातार चल रहा हूँ। मेरे ख्याल से एक साल में लगभग 240 पेशेंट आते हैं, तो ये आप मानिए कि 16-17 पेशेंट का मैंने उपचार दिया, उसमें से लगभग 1550 ठीक हो चुके हैं। कृपया अपने अनुभवों के कुछ उदाहरण दें कि टीबी के रोगियों के लिए जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम चलाने का आपका अनुभव कैसा रहा? ये तो मैं जब से टीबी मोहन बड़ौदा देख रहा हूँ तो समस्या तो आती है, लेकिन अब तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। आशाओं की ट्रेनिंग के माध्यम से देते हैं, कॉलेज स्कूल में जाकर के हम काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि टीबी के बारे में, टीबी बीमारी क्या है, या आपके आसपास में ऐसे कोई संभावित मरीज दिखता है तो आप उसकी जानकारी दें। और लोगों को जन जागृति करने के लिए नारे लेखन होता है, प्रचार प्रसार होता है, टीवी के माध्यम से होता है, गाँव में होता है, बैठकें होती है, और समय समय पर उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता है। एक सुपरवाइजर के रूप में आपने अपनी टीम का प्रबंधन किस प्रकार किया? मैं जो मेरी पूरी 3,19,000 की जनसंख्या का मैं टीवी के माध्यम से प्रतिनिधित्व करता हूं, तो अधिकतर चीज़ें तो अच्छी तरीके से होती है, लेकिन फिर भी समय समय पे आशाओं को गाइडेंस देना पड़ता है, एनएम को गाइडेंस देना पड़ता है, जनता को समझाना पड़ता है। लेकिन कुल मिला करके मेरे यहाँ टीवी यूनिट में अच्छा बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं आती, सभी को दवाई उपलब्ध हो जाती है और रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। अगर कोई सदस्य आपका टीम का मामलों को सही तरीके से नहीं संभालता है तो आप उसके लिए क्या करते हैं? उसको समझाते हैं, 2 प्रकार समझाते हैं कि भाई एक तो ड्यूटी है, दूसरी चीज़ है कि कोई व्यक्ति ठीक होगा तो हमें अच्छा लगेगा, वो दुआएं देगा। दूसरी चीज़ है कि फिर भी यदि वो नहीं मानता है तो उसको वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से सूचना दिलवाते हैं, नोटिस दिलवाते हैं, और किसी प्रकार से टीबी का कार्य करवाने के लिए उसको प्रेरित करते हैं। टीबी के रोगियों की देखरेख के लिए आप अपनी टीम के कार्यों की समीक्षा और सुधार कैसे करते हैं? टीबी के रोगियों के लिए देखो अभी तो बहुत सारी ऐसी योजना है, मतलब उदाहरण के लिए अभी नया चालू हुआ है कि प्रत्येक आशा को टीबी का खाता देने के लिए, खुलवाने के लिए पैसे देते हैं, निक्षय आबादी के लिए देते हैं, आशा को पेमेंट देते हैं, तो उनको प्रलोभन भी दिया जाता है कि भाई आप यदि दवाई खिलाएंगे तो आपका पेशेंट ठीक होगा और आपको पेमेंट मिलेगा। और 100% यदि वो पेशेंट दवाई खाता है, ठीक होता है, तो पेशेंट को भी लाभ होता है, आशा को भी होता है। इस प्रकार की मीटिंग लेते हैं, लोगों को समझाते हैं और स्टाफ में भी जन जागृति लाते हैं। आप टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ कैसा समन्वय करते हैं? इसके लिए समय समय पर AWC PHC वाइज को मंथली टारगेट दिया जाता है। जो मेरा वार्षिक टारगेट होता है उसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से PHC और AWC को टारगेट मंथली दिया जाता है। उसको पूर्ण करने के लिए उन लोगों से उसका टारगेट पूर्ण किया जाता है। टीबी रोगियों के साथ संवाद करने और उनकी देखरेख करने में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इसमें थोड़ी समस्या आती है। अधिकतर लोग क्या है कि टीबी बीमारी की गाँव में पता चलेगा तो वो थोड़ा सा डरते हैं, इसलिए अंदर घर में जाकर के बहुत सारे बात करते हैं, और वहाँ पर भी खुली हवा नहीं होती है, वो मुंह पे कपड़ा नहीं होता है, वो सामने खांसता छींकता है, लेकिन समझाना पड़ता है, ड्यूटी है, तो ये समस्या थोड़ी सी आती है। तो संक्रमित स्वयं होने का डर होता है। किसी ऐसे उदाहरण के बारे में बताएं जब आपने अपनी टीम के किसी विवाद को हल किया हो। ऐसे विवाद आ जाते हैं कई बार। लोगों को अभी जो न्यूट्रिशन राशि दी जाती है तो पैसा। आप टीबी रोगियों और उनके परिवार के इलाज के लिए प्रेरित करने के लिए कौन कौन सी रणनीति अपनाते हैं? टीबी मरीज को देख रेख करने, उनके परिवार को प्रेरित करने के लिए उनको समझाते हैं कि भाई कि टीबी एक खतरनाक बीमारी है और इसमें अधिकतर जान को जोखिम हो सकता है, इसलिए सरकार फ्री में जांच करती है। तो उनके परिवार को समझाते हैं, उनका स्पोर्टम लेते हैं संभावित मरीज का, और जांच मुक्त होने के बाद यदि पॉजिटिव आता है तो उनको इलाज मुफ्त में दिया जाता है। क्या शासन द्वारा टीबी के रोगियों को कोई आर्थिक सहायता दी जाती है? दी जाती है। प्रत्येक टीबी मरीज को 500 रुपये की सहायता दी जाती है। 1 अप्रैल 2018 से न्यूट्रिशन राशि के रूप में, ये पोषण आहार के रूप में पैसे दिया जाता है।
निक्षय मित्र योजना के बारे में बताएं। शासन ऐसा मानता है कि केवल दवाई देने से या 500 रुपये देने से टीबी मुक्त या टीबी मुक्त भारत होगा तो नहीं हो पाएगा इस सोच के हिसाब से, क्योंकि जो भी व्यक्ति कमज़ोर होता है उसको टीबी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए शासन ने एक निक्षय मित्र योजना चालू करी है और निक्षय मित्र में हम निक्षय मित्र बनाते हैं टीबी वाइज, और उससे एक व्यक्ति से 5 किलो अनाज, 2 किलो मूंगफली के दाने, 1 किलो गुड़, ऐसे 700 रुपये प्रति माह के हिसाब से एक व्यक्ति को दिया जाता है लगभग 6 महीने के लिए। और वो अच्छी जानकारी दी, इससे हमारे दर्शकों को बहुत लाभ मिलेगा और टीबी के मरीजों को इससे उससे छुटकारा पाने में सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।